हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मौर्य गुरु क्लासेस। मैं हूं आपकी अपनी मनीषा नरूका। हम मौर्य गुरु पे KVS PGT कॉमर्स का बैच शुरू कर चुके हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी तैयारी की अकाउंटेंसी से। आज की क्लास में हम छोटा मोटा अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे। आपके यूनिट के पहले जो टॉपिक्स है उन्हें कवर करेंगे। आपके यूनिट के अंदर जो पहले टॉपिक्स है उसमें इंट्रोडक्शन अकाउंटेंसी का, ऑब्जेक्टिव्स, जरूरत क्यों पड़ी अकाउंटेंसी की, किस तरीके की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, ट्रांजैक्शन क्यों रिकॉर्ड की जाती हैं, पर्पस क्या था अकाउंटिंग को शुरू करने के पीछे, क्या बेनिफिट होता है सोसाइटी को, क्या बेनिफिट होता है इन्वेस्टर्स को, क्या बेनिफिट होता है हमें, क्या होती हैं एसेट्स और क्या होती हैं लायबिलिटीज। बस इन बातों को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सबसे पहली चीज अकाउंटिंग होती क्या है। किसी भी बिजनेस के अंदर, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती ही है। अकाउंटिंग के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हर ट्रांजैक्शन को हम एक जगह पर इस तरीके से रिकॉर्ड कर लें कि कभी भी उस ट्रांजैक्शन को हम खोलकर चेक कर सकें और हमें पता रहे कहाँ से हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं, कहाँ पर सेल कर रहे हैं, कहाँ से रुपए आ रहे हैं और कहाँ रुपए जा रहे हैं, कितने इनकम और कितनी एक्सपेंसेस, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस। हर बिजनेस के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। अकाउंटिंग से पता लगता है कि हम कितनी कॉस्ट एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं, कितना मार्जिन सेट करते हैं, कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं, कितना खर्चा मैन्युफैक्चरिंग का है, कितना खर्चा ऑफिस का है, कितने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे खर्चे हैं। हर चीज आपकी रिकॉर्ड होती है अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, अकाउंटेंसी के अंदर आती हैं आपकी मल्टीपल बुक्स। मल्टीपल बुक्स के अंदर आप रिकॉर्डिंग करते हो। कैश बुक के अंदर कैश ट्रांजेक्शन, जर्नल के अंदर ऑल टुगेदर सारी ट्रांजेक्शन्स। अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के बाद स्टार्ट होती है आपकी आगे की प्रोसेस, लेजर मेंटेन करना, जहां पर अलग अलग खाते आप बनाते हो, अलग अलग अकाउंट्स के अंदर अलग अलग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो। यहां पर आपकी अकाउंटिंग के पीछे का जो मेन पर्पस था वो ये था, हर वो आदमी जो किसी भी कंपनी में अपने पैसे लगाने के बारे में सोचता है, या हम खुद भी कहीं लोन लेने के लिए अगर जाते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वो सबसे पहले चेक करता है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में चेक किया जाता है प्रॉफिट एंड पोजीशन ऑफ एसेट्स। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये कि एसेट्स होती क्या है। ठीक है, एसेट्स होती है बिजनेस की खुद की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो आपकी अपनी है, जो आपके बिजनेस की अपनी है, जिसपे आपको कहीं कुछ पेमेंट नहीं करना, जो आपको कभी वापस नहीं करनी, जिसपे आपका पूरी तरह से हक है, वो होती है हमारी एसेट्स। बैलेंस शीट के अंदर दूसरी चीज होती है लायबिलिटी। लायबिलिटीज का मतलब होता है वो चीजें जिन्हें हमें कुछ समय के बाद वापस करना ही पड़ता है। वो कुछ छोटे समय के लिए भी होती हैं जिन्हें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बोला जाता है, और कुछ लंबे समय के लिए भी होती हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोला जाता है। हर इन्वेस्टर आपकी कंपनी की चेक करता है बैलेंस शीट। इनफैक्ट आप भी कहीं से लोन अगर लेने जाते हो तो वो भी चेक करता है आपकी कंपनी की पोजीशन चेक की जाती है बैलेंस शीट से। वहां से आपकी कंपनी की पूरी एक पिक्चर सामने आ जाती है, एक पूरी रियलिटी आपके सामने आ जाती है कि ये कंपनी कैसे रन कर रही है, कितने लॉन्ग टर्म के लिए ये रन कर सकती है, कितने टाइम तक और ये कंपनी सर्वाइव कर सकती है। वहां से आपका बैलेंस शीट से मिल जाता है एक रियलिटी चेक। ठीक है, ये है बस एक बेसिस की अकाउंटिंग की जरूरत कहां से हुई। अकाउंटिंग की शुरुआत होती है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से। अकाउंटिंग की शुरुआत होती है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि आप ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करोगे, ट्रांजैक्शन तो आप रिकॉर्ड करोगे, लेकिन कौन सी ट्रांजैक्शंस? सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगी। किसी दूसरे के बिजनेस के ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है। अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। हम
भी वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते कि बिजनेसमैन के घर पर क्या एक्सीडेंट हुआ। हम कभी भी वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज के साथ कुछ लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, कभी नहीं। हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिस पे हमारा बिजनेस डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस है स्टेशनरी का, या आपका बिजनेस है आपके पास शोरूम है महिंद्रा का। आप कभी भी महिंद्रा की बैलेंस शीट कभी भी आप चेक करेंगे तो वहां पे आपको किसी एम्प्लॉय का स्टेटस नहीं पता लगता, आपको कभी भी बिजनेसमैन का स्टेटस नहीं पता लगता। आपको सिर्फ वही ट्रांजेक्शन पता लगती हैं जो महिंद्रा कंपनी से रिलेटेड होती हैं। ऑटोमोबाइल के अंदर आपकी बैलेंस शीट अगर है तो आपने अपने शोरूम पे कितनी स्टॉक मेंटेन किया हुआ है, कितना आपने लोन लिया हुआ है, कितनी आपकी खुद की प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप एसेट्स बोलते हो, बस इतना। हमें कोई मतलब नहीं है अकाउंटिंग के अंदर उन ट्रांजैक्शन से जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। एक और बात, बिजनेस से रिलेटेड तो ट्रांजैक्शन होनी ही चाहिए, बिल्कुल, यहां तक हम समझ गए। दूसरी बात ये कि ट्रांजैक्शन सिर्फ वो रिकॉर्ड होती हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं, जिन्हें आप पैसों में तोल सकते हैं, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं। जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं बस वही रिकॉर्ड होती हैं। वो ट्रांजैक्शन जिसमें पैसों का कोई लेन देन नहीं है, हमने किसी को कंप्यूटर दिया और बदले में लैपटॉप लिया, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जहां पे पैसा आ गया या फिर आने वाला होगा, फ्यूचर में कभी ना कभी आएगा या अभी हमारे पास आ गया, बस वही ट्रांजैक्शन जहां हमारे पैसों का कुछ ना कुछ रोल होता है, हम वही रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। ये कुछ अकाउंटिंग के ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ड्रॉबैक्स ये कि अकाउंटिंग कभी भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम से या कोई भी नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील नहीं करती, और एडवांटेज ये कि कितनी बुक्स मेंटेन करोगे। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते करते और बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते करते इतनी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, अगर और ट्रांजैक्शन इसमें ऐड करने लगे तो कहां तक रिकॉर्डिंग करोगे। तो जितना है वो बहुत है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। आगे का प्रोसेस है समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग। समराइजिंग का मतलब हर ट्रांजैक्शन की समरी प्रोवाइड करना कि ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, कौन सी डेट को हुई थी, किसके साथ हुई थी। या फॉर एग्जाम्पल वी परचेज गुड्स फ्रॉम राम, हमने राम से गुड्स खरीदे। ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे, उसमें आपके पास हर चीज आएगी कि आपने राम से गुड्स परचेज करे, हमने गुड्स को डेबिट कर दिया। डेबिट का मतलब हमारे पास माल आ गया। किससे परचेज किए, राम से परचेज किए। कैश नहीं गया तो राम का नाम हमने लिख दिया कि हमें आने वाले समय में राम को कैश प्रोवाइड करना है। तो हमारे ट्रांजैक्शन के अंदर हर चीज की एक समरी आ जाएगी कि हमने गुड्स परचेज किए, हमने राम से गुड्स परचेज किए, ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, इसकी डेट ट्रांजैक्शन की ये थी, इतना अमाउंट ड्यू था। हर ट्रांजैक्शन को समराइज करने का काम करती है अकाउंटिंग। एनालाइज अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को करती है कि कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन सी आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन किस बुक में जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक, सेल्स तो सेल्स बुक, परचेज तो परचेज बुक, क्रेडिट तो क्रेडिटर बुक, डेबिट तो डेटर्स की रिलेटेड है तो डेटर्स बुक। हर ट्रांजैक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट हेड होते हैं लेजर के अंदर, और वहां आप ट्रांजैक्शन को डाल देते हैं। रिपोर्टिंग से मतलब है यहां पर कि ट्रांजैक्शंस आपकी क्या काम करती हैं, आपके इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट करती हैं कि बिजनेस की पोजीशन क्या है। आपके इन्वेस्टर्स को, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, हर वो इंसान जो आपकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या आप कहीं से इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो, तो आपकी बुक्स रिपोर्ट करती हैं कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है। ओके, यहां तक बेसिक आपके अकाउंटिंग का आपको समझ में आ गया होगा। आगे स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटेंसी के अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बहुत बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है, हम सभी को पता है। सिस्टमैटिक चीजें, बाय एनी चांस अगर हम ट्रांजैक्शंस को कहीं भी एक बुक पे रिकॉर्ड कर दें, किसी भी बुक में हमने ट्रांजैक्शन सारी की सारी एक जगह हमने रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। परचेज हमने रिकॉर्ड कर ली, सेल्स हमने रिकॉर्ड कर ली, सेम बुक में हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। उधारी का पैसा गया, पैसा नहीं गया, आएगा या नहीं आएगा, सब कुछ एक जगह हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब हमें एक साल के बाद
जब अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस एनालाइज करना होगा, क्या दिक्कत नहीं होगी इतनी सारी ट्रांजैक्शन एक जगह से चेक करने में? तो अकाउंटिंग क्या करती है? अकाउंटिंग आपको प्रोवाइड करती है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स के अंदर हर एंटिटी की एक डिफरेंट बुक होती है, हर ट्रांजैक्शन की एक डिफरेंट बुक होती है, हर ट्रांजैक्शन का एक डिफरेंट हेड होता है। सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में जो लेजर के अकाउंट्स होते हैं, परचेज बुक, कैश बुक, हर ट्रांजैक्शन आपको वहां पर बस वो लेजर खोला और आपने चेक कर ली। ये होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड और ये आपको प्रोवाइड कराती है अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। का मतलब मैं बता देती हूं आपको। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग की। बुक्स को रिकॉर्ड करने के भी स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को रफली नोट कर लेते हो। एक दिन के ट्रांजैक्शन आपने एक जगह रफली नोट कर ली। बाद में फुर्सत से बैठ के आप हर ट्रांजैक्शन को उसकी डेट के साथ, उसकी नरेशन के साथ, उसके अमाउंट के साथ लेके जाते हो जर्नल में। कहां पर लेके जाते हो आप? जर्नल में। जर्नल से आगे का प्रोसेस होता है कि आप सेल्स के ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक में या सेल्स लेजर में डालोगे, परचेज के ट्रांजैक्शंस को परचेज लेजर में डालोगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को क्रेडिट लेजर में, डेटर्स के ट्रांजैक्शंस को डेटर्स के लेजर में। ये काम करता है आपका लेजर। जर्नल के बाद आप हर ट्रांजैक्शन को उसके अकाउंट में पहुंचा देते हो। ठीक है, यहां से आपके पास आगे हर चीज का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। उससे आगे का काम क्या होता है? उससे आगे का काम होता है हमारा प्रॉफिट एनालिसिस, पहले ग्रॉस, फिर नेट एंड फाइनली बैलेंस शीट। तो हर ट्रांजैक्शन को आपको कौन से ऑर्डर में करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन को उसकी डेट वाइज रिकॉर्ड करना है, हर ट्रांजैक्शन को उसकी बुक में ही रिकॉर्ड करना है और हर ट्रांजैक्शन को उसके अकाउंट में ही पहुंचाना है। ये होता है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप कभी भी प्रॉफिट या लॉस से स्टार्टिंग नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की। आपको चलना होता है स्टेप वाइज और स्टेप स्टार्ट होता है बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर एंड देन आपके ट्रायल, P&L एंड बैलेंस शीट। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। बस मेन मुद्दा जो था वो क्रोनोलॉजिकल था आपको समझाने का। ठीक है, इससे आगे होता है प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल बिजनेस के पीछे जो मेन मोटिव होता है हर बिजनेसमैन का एक मेन मोटिव किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस हम कहां से करते हैं? हम प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करते हैं अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग के अंदर हम पता करते हैं कि उस प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ी या कितनी हमारी इनकम हुई, कितनी ऑल टुगेदर हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये सब हमें बताती है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की बुक्स मेंटेन करने से हमें क्या फायदा होता है? हमें पता लगता है कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ और अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ। हम क्या करते हैं उसके बाद? कभी भी बिजनेस इस चीज पे रन नहीं करता कि अगर प्रॉफिट हो गया तो नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट तो आ ही जाएगा, हमें कुछ नहीं करना, बैठ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अकाउंटेंसी आपको बताती है कि आपके खर्चे कितने हुए और आपकी इनकम कितनी जनरेट हुई। वहां से आप पता लगाते हो कि हम कौन से एक्सपेंसेस रिड्यूस कर सकते हैं और कौन सी इनकम ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। ये चीजें आप पता लगा सकते हो अपने अकाउंटेंसी की बुक्स को मेंटेन करने से। तो अकाउंटेंसी के फायदे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का सेटलमेंट, उसके बाद कहां आप अपने खर्चे कम कर सकते हो, कहां अपने इनकम आप बढ़ा सकते हो। ये चीजें करती हैं आपको अकाउंटिंग की बुक अवेयर। ठीक है, आगे सेम है, यहां तक आपका हो चुका। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिल्कुल, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट। मैंने आपको बताया बिजनेस का रियलिटी चेक होती है बैलेंस शीट। एक और बात, मैं बार बार यहां पर रियलिटी चेक और रियल वर्ड आपके लिए यूज कर रही हूं क्योंकि बैलेंस शीट मेंटेन की जाती है लायबिलिटीज एंड एसेट्स। बैलेंस शीट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ठीक है, रियल अकाउंट डील करता है आपका लायबिलिटीज एंड एसेट्स से। रियल अकाउंट का रोल क्या है? क्या किसी को याद है?
रियल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। ठीक है, ये आपका रियल अकाउंट बोलता है, इसलिए मैं बार बार आपको रियलिटी वर्ड यूज कर रही थी। ठीक है, यहां पर आपको एक फाइनेंशियल आपको स्टेटस पता चल जाता है बिजनेस का, कहां से? बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट आपकी कौन मेंटेन करवाता है? अगेन अकाउंटेंसी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, ये पॉइंट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपके हर यूजर को जहां से आपको पैसा लेना है या आपको किसी को आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो सबसे पहले चेक करता है आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की कहां से चेक होती है? आपकी अकाउंटेंसी से। ठीक है, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। ये थे आपके अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मैनेजमेंट को असिस्ट करना, ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप अपनी कैसे कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो, कैसे इनकम और ज्यादा जनरेट कर सकते हो, कहाँ आपका वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, कहाँ आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, ये सब आपको असिस्ट करती है अकाउंटिंग। तो एक मैनेजमेंट के सामने एक पिक्चर क्रिएट कर देती है अकाउंटिंग, एक पिक्चर आपको मैनेजमेंट के आगे क्रिएट कर देती है अकाउंटेंसी, कि आप अपने बिजनेस को जो रन कर रहे हो इस प्लानिंग से या इस बिजनेस मॉडल से, इसमें ये चेंजेस आप कर सकते हो, इससे आपकी ये इनकम ज्यादा जनरेट होगी या ये एक्सपेंसेस कम होंगे। ये आपको एक प्लानिंग बन करने का एक नजरिया आपकी बुक्स आपको दे देती हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सबसे पहला होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से यहां पर क्या मतलब है? कि आप रिलाय कर सकते हो, आप भरोसा कर सकते हो अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन्स पे। कैसे भरोसा कर सकते हैं आप बताइए? ठीक है, देखिए अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होती हैं ट्रांजेक्शन्स, बुक्स हमने सब पढ़ा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती हैं, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड की जाती हैं, कुछ डेबिट होता है, कुछ क्रेडिट होता है, कहीं बैलेंस शीट, कहीं P&L, हमने यहां तक सब पढ़ लिया। ठीक है, रिलाय कैसे कर सकते हैं हम? रिलाय इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अकाउंटेंसी होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बेस्ड। अकाउंटेंसी होती है आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड, और वो रूल्स होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये होते हैं आपके रूल्स, जहां हर बिजनेस को अपनी बुक्स मेंटेन करने से पहले इन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है, इसलिए हम अकाउंटिंग के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। ये होती है हमारी रिलायबिलिटी, ये होता है अकाउंटिंग का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1। ठीक है, रिलायबिलिटी के बाद आता है रेलेवेंस। रेलेवेंस से मेरा मतलब अकाउंटिंग का मतलब रेलेवेंस से क्या होता है? देखिए, रेलेवेंस का मतलब होता है कि आप जानते हैं अकाउंटिंग की बुक्स हमें हर साल मेंटेन करनी पड़ती हैं। अपना अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, एक साल के बाद हम हमारे बिजनेस की हर बुक का एनालिसिस करते हैं, हम पता लगाते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, असेट्स और लायबिलिटीज कितने हैं, सब कुछ हम एक साल बाद अपना एनालिसिस करते हैं। रीजन बिहाइंड 1 ईयर, एक साल के पीछे की जो रीजन है वो है इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टैक्सेशन फाइल करने से पहले हम हमारे बिजनेस की पोजीशन का पता लगाते हैं। ठीक है, रेलेवेंस से मेरा मतलब आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे जो आपके बिजनेस से रेलेवेंट है, जो आपके बिजनेस से रेलेवेंट है। इसके अलावा जो करंट ईयर में हुई है, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो आपकी करंट ईयर में हुई है। इस ईयर से प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शन मतलब इस साल से इस साल के ट्रांजैक्शंस में आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे जो 2022 से 2023 तक होंगी। 2022 से पहले के ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, 2023 के बाद की भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जो रेलेवेंट है इस ईयर में, इस टाइम पीरियड में और इन बुक्स में और हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, बस वही ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे। ये होता है आपका रेलेवेंस। रेलेवेंस के बाद आता है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने आपको जो भी पढ़ाया, मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया, कौन सी लैंग्वेज में आपको पढ़ा रही हूं मैं? वही लैंग्वेज जो आपको समझ में आती है। ठीक है, इसी तरह से
अकाउंटिंग भी उसी तरह रिकॉर्ड की जाती है कि सामने वाले के लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो, कि वो समझने के लायक हो। हम ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन की, बिजनेस ने हर ट्रांजैक्शन की कोई शॉर्ट फॉर्म बना ली और बुक्स के अंदर बना के लिख दिया, रिकॉर्ड हो गई ट्रांजैक्शन। नहीं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का सेम मैनर फॉलो किया जाता है। हर ट्रांजैक्शन को हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही रिकॉर्ड किया जाता है, एंड इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है कि इन्वेस्टर्स, यूजर्स या हर कोई इंसान जो आपके बिजनेस का रिकॉर्ड चेक करेगा उसको वो ट्रांजैक्शन समझ में आनी चाहिए। ये होता है अपना अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसलिए इन्हें बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए। रटने की जरूरत आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एक बार गो थ्रू करने का ही चल रहा है अब तक टॉपिक। कहीं पर भी कुछ रटने की जरूरत आपको नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, एक बार पढ़ लोगे अच्छे से तो याद रहेंगी आपके एग्जाम तक। बस ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही कहीं ना कहीं से 1 नंबर या 2 नंबर आपको दिला देते हैं। ठीक है, कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी से क्या मतलब है? कंपैरेबिलिटी का यहां पर मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हम एज अ यूजर, मैंने सपोज आज बिजनेस में किसी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचा कि मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगी? नेस्ले और दूसरी कंपनी मैंने ले ली इन्फोसिस। ठीक है, मैं चेक करूंगी कि मुझे सबसे पहले रिटर्न कहां से मिलेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूं? मैं करूंगी दोनों की बैलेंस शीट को चेक, दोनों के रिटर्न्स को चेक, एंड दोनों की लास्ट 5 या 3 इयर्स की पोजीशंस चेक। फिर कंपैरिजन करते हुए ये एनालिसिस कर लूंगी कि यहां से रिटर्न ज्यादा मिलेगा या यहां से कम मिलेगा। मैंने क्या किया? कंपैरिजन। तो अकाउंटिंग हमेशा मैंने आपको बताया कि कौन से रूल्स पे फॉलो की जाती है। सेम रूल्स हर जगह फॉलो होते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और बुक्स मेंटेन करते टाइम। ठीक है, इसलिए हमेशा अपनी अकाउंटिंग की जो भी ट्रांजैक्शन होती है या जो भी हमारी बुक्स होती हैं वो सेम रूल्स एंड रेगुलेशन में बनाई जाती हैं। और उसके पीछे का रीजन था कि हम एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को कंपेयर कर सकें, बुक्स को कंपेयर कर सकें। हम कंपेयर कर सकें कि इस कंपनी की बैलेंस शीट एंड दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट में कहां पर हमें ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, किसकी फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा सॉलिड है, या फिर कौन सी कंपनी आने वाले टाइम में हमें ज्यादा रिटर्न देगी। हर छोटी मोटी इंफॉर्मेशन कोई भी कंपैरिजन करने लायक होनी चाहिए। तो हमारी बुक्स हमेशा ऐसे मेंटेन होनी चाहिए कि हम कंपैरिजन भी कर सके और अंडरस्टैंडेबल भी हो। ठीक है, ये आपके थे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आगे है आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अभी तक हम इनकी बात ही कर रहे थे कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बाद ही हमारे बुक्स मेंटेन करते हैं, वही रूल्स हम फॉलो करते हैं। तो अब समझ भी लेते हैं होता क्या है। देखिए, बिजनेस हर कंट्री में होता है, हर कंट्री के अंदर कंपनीज होती हैं, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, हर तरह की स्मॉल, मीडियम, लार्ज इन्वेस्टमेंट कंपनी, सब कुछ होता है। और बुक्स हर जगह मेंटेन की जाती हैं, बैंक्स में, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में, मेडिकल्स, हर जगह कोई भी XYZ कंपनी, हर जगह अकाउंटेंसी की जरूरत होती ही है। ठीक है, अगर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के पीछे कोई भी मेथड नहीं होता ना अगर, तो क्या वो रिकॉर्डिंग, कंपैरिजन, रेलेवेंसी हमारे लिए खराब नहीं हो जाती या खत्म नहीं हो जाती? आज हम किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं और हम ट्रस्ट करते हैं उस बैलेंस शीट पे। उसके पीछे का रीजन है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया था इस मोटिव को रखते हुए कि हम वर्ल्ड वाइड चीजों को समझ सकें, रिकॉर्डिंग कर सकें, एनालिसिस कर सकें, सेम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। कहीं पर भी कुछ भी चेंज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत फायदे भी हैं इस चीज से। अगर अकाउंटिंग के अलावा भी हम बात करें तो आप अगर कहीं वर्किंग हो तो उससे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नंबर 1, सेपरेट एंटिटी। क्या होता है ये सेपरेट एंटिटी, बताइए?
एंटिटी क्या होता है? एंटिटी होती है कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन, कुछ भी, XYZ एंटिटी। मैं हूँ एक इंडिविजुअल, आई एम एंटिटी। कोई और मेरी फैमिली में अदर इंडिविजुअल, मेरा भाई अलग एंटिटी, मेरा कोई बिजनेस अलग एंटिटी, मेरी कोई चीज अलग एंटिटी। ठीक है, एंटिटीज का मतलब होता है अलग अलग चीजें। सेपरेट एंटिटी से यहां पर हमारा जो मतलब है वो ये है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों हमेशा अलग अलग एंटिटीज होते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि बिजनेसमैन किसी भी मेंटल प्रॉब्लम से निकल रहा है, या बिजनेसमैन का एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी मिस हैपनिंग हो गई, या कोई भी अच्छी बात, शादी हो गई, या घर में कोई भी प्रोग्राम था, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ किस चीज से होगा? हमें मतलब होगा सिर्फ अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन से। ठीक है, तो यहां जो मेन पॉइंट था वो ये था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों होते हैं अलग अलग एंटिटी। हम बिजनेस के अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करती है, ना कि बिजनेसमैन को। ठीक है, ये था आपका मेन पॉइंट कि ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करनी है सिर्फ वो जो आपके बिजनेस को मेंटेन करती हैं, और बिजनेस एंड बिजनेसमैन होते हैं आपकी सेपरेट एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, फिर से आपको बता देती हूं, ये भी आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही है। हर वो चीज या हर वो ट्रांजैक्शन जो पैसों में तोली जा सके, जो फाइनेंशियल टर्म्स में तोली जा सके, या जो इकोनॉमिक नेचर की होती है, वो होती है आपकी बुक्स में रिकॉर्ड, और इसलिए इसे बोला जाता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जो पैसों में तोली जा सकती हैं। सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स के ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा हमें कोई और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करनी है। ठीक है, दूसरा, मनी मेजरमेंट टर्म से एक जो चीज बहुत क्लियर हो जाती है वो ये हो जाती है कि आपको अपनी बुक्स के अंदर वही ट्रांजैक्शंस को लाना है जो मॉनेटरी हो, उसके अलावा या वो ट्रांजैक्शन आती है जिसमें एक हमारे पास सिक्योरिटी आती है कि या तो कुछ टाइम बाद पैसा आ ही जाएगा या कुछ टाइम बाद पैसा हमें देना पड़ेगा। समझ गए? उधारी का मतलब भी मनी मेजरमेंट ही होता है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन भी एक सिक्योरिटी के साथ आप करते हो कि कुछ समय बाद पैसा आ ही जाएगा, या अगर हमने लिया है तो कुछ समय बाद हम पैसा देंगे। बस वो ट्रांजैक्शन जिसमें लेन देन आपका पैसों से रिलेटेड होता है, हम वही रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, और ये है आपका प्रिंसिपल मनी मेजरमेंट। ओके, आगे है आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल पीरियोडिसिटी। ठीक है, हम इसे भी पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब ये, एक टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, कितने साल के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और कितने साल बाद बुक्स एनालाइज करते हैं हम, 1 साल बाद। ठीक है, ये है आपका पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल। पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की ही ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करनी है। पिछले साल की या आने वाले सालों के ट्रांजैक्शंस को आप बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यह है आपका पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल। ठीक है, पीरियोडिसिटी के बाद अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको समझना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, पर छोटा सा जो इसके अंदर डाउट होता है वो ये हो जाता है कि कैश ट्रांजैक्शंस या आने वाली ट्रांजैक्शंस या जो चली गई ट्रांजैक्शन, बहुत सारी चीजें क्रिएट हो गई और हम भूल जाते हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस, कौन से ट्रांजैक्शंस, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जो हमारे करंट ईयर में हो गई, जो हमारे करंट ईयर के अंदर हैपन हो गई, जो हो चुकी। ठीक है, द पॉइंट विच वी नीड टू रिमेंबर इज, याद करने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि
चाहे कैश आया या नहीं आया, चाहे कैश हमारे पास आया या नहीं आया, अगर ट्रांजैक्शन करंट ईयर के अंदर कोई हुई है और वो बिजनेस से रिलेटेड है तो वो रिकॉर्ड होगी ही होगी। ये होता है आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर क्रिएट मत करना, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इसको समझना। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आपके क्रिएट होते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अंदर। आउटस्टैंडिंग मतलब वो चीज़ें जहाँ हमारा पैसा देना रह गया और हमने बोला कि हम कुछ टाइम के बाद आपको पैसा वापस कर देंगे, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांजैक्शन कुछ टाइम बाद रिकॉर्ड होगी, नहीं। वो ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई है हमें उसी दिन रिकॉर्ड करनी है और बाद में जब भी हम वो पैसा वापस करेंगे उस ट्रांजैक्शन को हम फिर से कैश में कन्वर्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। पॉइंट जो हमें याद रखना है मेन वो ये कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपके करंट ईयर में हो गई है वो आपकी अक्रूवल के अंदर रिकॉर्ड होगी ही होगी। ठीक है, चाहे पैसा आया या नहीं आया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस भी इसमें से देखने को मिले हैं और मैं फिर से बोलूंगी आपसे वही बात कि प्रिंसिपल्स को आपको रटना किसी को भी नहीं है, रटना हमें कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बस गो थ्रू करना है, एक बस देखना है, समझना है और उसके बाद रख दो। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये, कोई बहुत चीज़ें टफ नहीं है अकाउंटिंग के अंदर, बस समझ आनी चाहिए। मेन पॉइंट होता है कि आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपके बिजनेस के अंदर डेबिट और क्रेडिट बुक का हमेशा मैच करना चाहिए। मैच क्यों करना चाहिए? उसके पीछे का जो अगला प्रिंसिपल है वो होता है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब हर ट्रांजैक्शन हमें दो जगह रिकॉर्ड करनी है, डेबिट एंड क्रेडिट में। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट में रिकॉर्ड करने से मेरा मतलब हमारे होते हैं अकाउंटिंग में 3 रूल, आगे आपको डिटेल भी मिल जाएगी। तीनों रूल्स के अंदर आपको बता दिया जाता है कि क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में फॉलो किया जाता है सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम, जहां हर ट्रांजैक्शन को 2 जगह रिकॉर्ड किया जाता है और इसके प्रिंसिपल का नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और मनी मेजरमेंट आपको बोलता है कि आपके दोनों की दोनों चीजें मैच करनी चाहिए, आपके रिवेन्यू आपके एक्सपेंसेस से हमेशा मैच करने चाहिए। आपका डेबिट हमेशा आपके क्रेडिट से मैच होना चाहिए, आपके रिवेन्यू आपके एक्सपेंसेस से मैच होने चाहिए। यह है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। अगर मैच नहीं होते हैं तो या तो कहीं हमारे रिकॉर्डिंग में मिस्टेक है या फिर हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हमें प्रिंसिपल अपने सारे फॉलो ही करने पड़ते हैं, हम प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूल गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हमने एक रूल पढ़ा था पहले, अभी कुछ मिनटों पहले, कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों होते हैं आपकी सेपरेट एंटिटी। ठीक है, सेपरेट एंटिटी से क्या मतलब था मेरा कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही हमें रिकॉर्ड करनी है, हमें कोई मतलब नहीं है कि बिजनेसमैन के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको बोलता है कि कोई भी मिसहैपनिंग हो या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, हम ये अज्यूम करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस चलता ही रहेगा, चाहे ऑनर की डेथ हो या ऑनर का कुछ भी एक्सीडेंट हो या कोई भी मिसहैपनिंग हो, हमारा बिजनेस हमेशा चलता ही रहेगा। बिजनेस आपका एंड होता है लीगली या फिर कोर्ट के ऑर्डर से, बस। अदरवाइज हम हमेशा क्या अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा बिजनेस चलता ही रहेगा, हमें कोई मतलब नहीं है एम्प्लॉयज़ की कोई भी मिसहैपनिंग, ऑनर की कोई भी मिसहैपनिंग या पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली कोई भी मिसहैपनिंग हो, हम हमारे बिजनेस को हमेशा अज्यूम करेंगे कि ये गोइंग कंसर्न है, हमेशा चलता ही जाएगा। इस प्रिंसिपल का नाम है गोइंग कंसर्न। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। आगे का प्रिंसिपल आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको बोलता है कि, चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मैंने
आज कोई ज़मीन खरीदी, आज मैंने कोई ज़मीन खरीदी 200 गज 50 लाख की, ठीक है। मैंने उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया 50 लाख। आज से 4 साल बाद उस ज़मीन की वैल्यू हो गई 70 लाख, ठीक है। लेकिन मेरी बुक्स में वो 50 लाख ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अकाउंटिंग का इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन सिर्फ उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है जिस पे आप परचेज करते हो, ठीक है। सिर्फ एसेट्स डेप्रिशिएट होती हैं, एप्रिसिएशन का कोई लॉजिक नहीं होता हमारी अकाउंटेंसी के अंदर। हम सिर्फ लॉसेस को काउंट करते हैं, फ्यूचर के प्रॉफिट्स को कभी काउंट नहीं किया जाता अकाउंटिंग के अंदर। एसेट्स डेप्रिशिएट होती हैं और उसकी कॉस्ट वैल्यू हमेशा वही होती है जिस पे हमने अपनी एसेट को परचेज किया है। ये है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है, गो थ्रू कर लेना पूरी पीडीएफ के साथ, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसका, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको आने वाली नहीं है। बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए पीडीएफ तैयार की गई है। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हम अभी कुछ देर पहले पढ़ चुके। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था, हर ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं दो जगह, डेबिट एंड क्रेडिट, और हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम, और इसके पीछे का प्रिंसिपल है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हैं तो हम इनकम को क्रेडिट करेंगे, एसेट्स को डेबिट कर रहे हैं तो लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, गिवर को डेबिट कर रहे हैं तो रिसीवर को क्रेडिट करेंगे। ये होता है आपका ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही है सारे प्रिंसिपल्स आपके, और होपफुली आपको किसी में भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। नेक्स्ट है आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स खत्म हो चुके हैं, ये हैं आपके कन्वेंशंस, ओके। हाँ, कन्वेंशंस का मतलब होता है कुछ बेसिक सी अजम्पशंस जो हम हर बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं, अपने प्रिंसिपल्स के अंदर अप्लाई करते हैं। चाहे कुछ भी हो, आपको यही सिस्टम फॉलो करना है, चाहे ये हो या वो हो, पर हमें इसी चीज़ को फॉलो करना है, यही रूल है और इसे इस तरीके से ही फॉलो किया जाएगा। वो होती है आपकी कन्वेंशंस। यहाँ है हमारे पास टोटल 4 कन्वेंशंस, ठीक है। सबसे पहले है आपकी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि ये सबसे ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस का मतलब होता है कि फ्यूचर में होने वाले हर लॉस को हम आज ही कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। हम प्रोविजंस क्रिएट कर देते हैं, हम पैसा रिजर्व करके रखते हैं कि फ्यूचर में माइट भी ये लॉस हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले किसी भी प्रॉफिट को या किसी भी गेन को अकाउंटेंसी कभी भी अज्यूम नहीं करती है। ये है आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कि हमें बस फ्यूचर के लॉसेस के बारे में सोचना है, प्रॉफिट और गेन्स के बारे में कभी नहीं सोचना, ठीक है। नेक्स्ट आपका कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड आप कभी भी छुपा नहीं सकते। आपको हर इंफॉर्मेशन अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड है तो वो दिखानी ही पड़ेगी, बतानी ही पड़ेगी, रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी। आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, और ये होता है आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब आपको समझ में आ गया कि हर वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड है, करंट ईयर की है और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, तो आपको शो करनी ही पड़ेगी, आप हाइड नहीं कर सकते हो। ये है आपका कन्वेंशन नंबर 2। कन्वेंशन नंबर 3, ओके, ठीक है। यहाँ पर 2 कन्वेंशन नोट्स में आपके पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है।
ये आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2 कन्वेंशन आपके पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है, वो आपको अलग से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एक है कन्वेंशन आपका कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कि सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जो बिजनेस से रिलेटेड है, हमें कोई मतलब नहीं है दूसरी किसी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन से और किसी भी एम्प्लॉय, ऑनर या XYZ एंटिटी की लाइफ से या किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम से, ठीक है। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर आपका हो चुका। जो आपके 2 कन्वेंशन रहे वो उनके आपकी पीडीएफ आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हम आपका पूरा कवर करा चुके हैं सिलेबस। आज का जो लेक्चर था ये आपके अकाउंटेंसी की फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक्स थे जो आपके पूरे हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, बहुत अच्छे से इन्हें गो थ्रू कर लीजिए, अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिए, हर लैंग्वेज को समझ लीजिए, क्योंकि अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए अकाउंटिंग टर्म्स छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आपको याद होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए। रटना कुछ भी नहीं है। लेक्चर आप रिवाइंड कीजिए, बार बार देखिए, आपके पास आ ही जाएगा। हर ट्रांजेक्शन को, हर प्रिंसिपल को, ट्रांजेक्शन्स को नहीं, हर प्रिंसिपल्स को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, हर ट्रांजेक्शन, हर कन्वेंशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अब तक पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड था, वो आपके पास स्क्रीन पे है और ये है इसके ऑप्शन। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसे आप अभी भी सॉल्व कर सकते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। मैचिंग प्रिंसिपल के अंदर जहां डेबिट एंड क्रेडिट आपका मैच किया जाता है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल कि सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। कंजर्वेशन, बिजनेस के सिर्फ लॉसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं या लॉसेस का आज अजम्पशन लगा के चलते हैं, प्रॉफिट और गेन्स को कभी अज्यूम नहीं करते हैं। कॉस्ट प्रिंसिपल कि सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की, उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाती हैं जिस वैल्यू पे हमेशा परचेज की जाती है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, शायद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये KVS PGT में आया हुआ क्वेश्चन है और आज के ही कंटेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं आप सभी को बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को कीजिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हम आज की क्लास आज यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, शुरू से हर चीज़ को समझते हुए चलिए। एंड के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं छोड़नी है, क्योंकि रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आपके पास एंड में समड अप हो ही जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।